हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे हमारा चैप्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो टॉपिक था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। फर्स्ट लाइन में इन्होंने बताया है डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सपेंशन है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंड हुआ मतलब कि बड़ा हुआ फॉर्म है किसका? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। यानी कि हम ये कह लें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लेवल को जब बढ़ा दिया जाए तो उसे हम इजीली डिसेंट्रलाइजेशन बोल सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो अथॉरिटी है वो कम दी जाती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी दी जाएगी, जो पावर दी जाएगी, पावर या अथॉरिटी किससे रिलेटेड? डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड वो ज़्यादा दी जाएगी। अब जैसे कि एग्जाम्पल हमारा ये बनता है कि जब किसी एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को ये बोल दिया जाए कि आप अपने डिपार्टमेंट में इस बार जो भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है आप खुद से उन्हें अपॉइंट कर लो, तो ये क्या होगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एग्जाम्पल होगा, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अथॉरिटी भी दी गई है, साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी हो जाएगी। लेकिन अगर सभी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को ये बोल दिया जाए कि आप अपने जो डिपार्टमेंट है उनमें जितने भी रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें आप अपॉइंट कर सकते हैं अपने लेवल पर, तो ये अथॉरिटी उन्हें दे दी गई है, मतलब सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को एक जैसी अथॉरिटी दी गई है, और तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो अभी आपने देखा, हम इजीली देख सकते हैं कि जो डेलीगेशन ऑफ जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लेवल को जब बढ़ा दिया तो उसे हम क्या बोल देंगे? डिसेंट्रलाइजेशन बोल देंगे। Decentralization is an expansion of delegation of authority. Under decentralization, number of decision taking point increases. Decentralization में क्या हो जाएगा? जो डिसीजन लेने के पॉइंट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि अथॉरिटी का जो लेवल है, जो पावर है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स टू टेक सिग्निफिकेंट और मोमेंटोज और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी डेलीगेट की जा रही है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को या फिर लोअर लेवल मैनेजर्स को किस लिए? इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, वो डिसीजन लेने के लिए जो कैसे हैं? महत्वपूर्ण डिसीजन है। अब देखिए डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को अगर बोल दिया कि आपको अपने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, तो ये जो डिसीजन है इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ सही अपॉइंट नहीं किए डिपार्टमेंट में तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दे दिया, तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसे हम नहीं बोलेंगे। अब इसे हम क्या नाम दे देंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपको याद होगा हमने प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में क्या था, हेनरी फॉल के जब हम प्रिंसिपल्स कर रहे थे तो वहाँ पर हमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये दो चीज़ें पढ़ी थी ना। तो क्या था सेंट्रलाइजेशन? कि सभी जो डिसीजंस हैं, मतलब जितने भी छोटे बड़े, वो सब टॉप लेवल मैनेजर्स ले लें। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या था? कि जो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो मोर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स लें, और जो लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजर्स पर छोड़ दिए जाएं। तो डिसेंट्रलाइजेशन हमने वहाँ से भी वैसे क्लियरली कर लिया था, और यहाँ पर भी डिसेंट्रलाइजेशन कोई और नहीं है, वही मीनिंग है कि जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, जब हम उन्हें मतलब लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने को बोल देते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाएगा। Both decentralization and delegation of authority are almost similar, which leads to confusion about their meaning. मतलब इन्होंने क्या बोला कि decentralization और delegation of authority का जो meaning है almost same है, मतलब बिल्कुल सेम नहीं बताया, almost लगभग सेम है, जिसकी वजह से इनके meaning में क्या हो जाती है? confusion हो जाती है। तो देखिए टूल किट में हम देख लेते हैं। decentralization का मतलब बताया है it refers to the situation, ये वो situation है which exists as a result of systematic delegation of authority throughout the organization. throughout the organization, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टेमैटिकली जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाता है, जब अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन बोल सकते हैं।
सम पीपल टेक दैम टू बी सिनोनिमस, कि कुछ लोग हैं जो इसे सिमिलर मानते हैं, बट दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन, लेकिन ये गलत है। द डिफरेंस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया वो यही है जो हमने अभी पढ़ा था। लेट अस अस्यूम दैट चीफ मैनेजर ऑफ अ कंपनी assigns a job or responsibility to the production manager for appointing employees needed for his division on salary less than rupees 10,000, then this will be termed as delegation of authority। जब कोई चीफ मैनेजर कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर को ये ड्यूटी दे दे कि वो अपने जो डिवीज़न है उसके एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर ले, और जो एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने हैं उनकी सैलरी 10,000 से कम रखनी है, तो ये क्या कहलाएगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाएगा। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, अगर इफ दिस अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ इज डेलीगेटेड टू एवरी डिपार्टमेंटल हेड देन इट विल बी टर्म्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर ये जो अथॉरिटी है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर लेना, ये सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दे दी जाए, तो इसे हम क्या बोल देंगे? डिसेंट्रलाइजेशन बोल देंगे। वही है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है, बढ़ा हुआ रूप है। If departmental heads further delegate this authority to their deputy managers, it will lead to expansion of decentralization। अगर देखिए ये डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है अगर अपनी अथॉरिटी आगे डेलीगेट कर देते हैं डिप्टी मैनेजर्स को, यानी कि अपने असिस्टेंट्स को, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक्सपेंशन कहलाएगा। इन दिस कंटेक्स्ट तो हम ये बोल सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट इफ डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाई 2, मतलब जो अथॉरिटी हमने डेलीगेट की है अगर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे या 2 और मोर से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो इफ़ वी डिसेंट्रलाइज इट वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी। यानी कि जब हम इसे डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो हमें इसे मतलब 2 से ज़्यादा से में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही अभी जैसे उन्होंने बताया, एक मैनेजर को बोला अथॉरिटी, मतलब एक मैनेजर को अथॉरिटी दी तो वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सभी मैनेजर्स को अथॉरिटी दे दी, सेम अथॉरिटी दे दी तो वो डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशंस दी हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी डेफिनेशन ईजी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज characteristics of decentralization। Following are the salient characteristics of decentralization। First one is it is an expanded version of delegation of authority। ये क्या है? delegation of authority का expanded version है, बड़ा हुआ रूप है। It increases the significance of the role of subordinates। ये क्या करता है? मतलब जो subordinates हैं उनके रोल को और इम्पोर्टेंस देता है, उनके रोल की इम्पोर्टेंस बढ़ाता है, यानी कि उनकी भूमिका जो है उनका महत्व बढ़ा रहा है। It is a process which is applicable to the organization as a whole। डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई की जाती है। इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। ये सीनियर ऑफिसर्स का वर्कलोड कम करती है। इन दिस डिसीजंस आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉयज हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैम। डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीज़न लिए जाएंगे वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ के द्वारा लिए जाते हैं जो कि इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि जिसे डिसीज़न इम्प्लीमेंट करना है वही डिसीज़न लेगा। इन दिस अलोंग विद अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज डेलीगेटेड। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन है, अथॉरिटी तो डेलीगेट हो रही है, अथॉरिटी यानी कि पावर तो दी जा रही है ना, तो जहाँ पर भी अथॉरिटी यानी कि पावर दी जाएगी वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो वही इन्होंने बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन में भी अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट की जाती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बताए हैं। फर्स्ट वन इज डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। देखिए जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी थिंकिंग पावर को बढ़ाएगा, क्योंकि देखिए सारा काम अब किस पर छोड़ दिया? एम्प्लॉयज़, यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, एक तरह से उन पर छोड़ दिया ऑलमोस्ट काम। तो अब वो अपने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे ताकि जो उनका काम है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो, उसकी तारीफ़ हो सके। तो इससे क्या होगा कि वो जो एम्प्लॉयज़ है वो इनिशिएटिव हो जाएंगे। इनिशिएटिव इसे हिंदी में बोलते हैं पहल क्षमता को, लेकिन क्या होता है कुछ नया करने को नॉर्मली इनिशिएटिव बोला जाता है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटीज़ आर डेलीगेटेड इन लार्ज अमाउंट। डिसेंट्रलाइजेशन में लार्ज अमाउंट में अथॉरिटीज़ को डेलीगेट किया जाता है। अथॉरिटी इज़ अ काइंड ऑफ पावर विच कंपेल्स अ पर्सन टू थिंक और कंटेम्पलेट और टू डू समथिंग न्यू। जो अथॉरिटी आपको या पावर दी गई है वो इस तरह से है, मतलब कि किसी को कंपेल करेगी, किसी पर्सन को मतलब फोर्स करती है कि वो कुछ नया करे, कुछ क्रिएटिव करे। दिस इनकलकेट्स इन हिम द एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, उस पर्सन में एबिलिटी, इनकी क्षमता आ जाएगी कि वो कुछ इनिशिएटिव करे, कुछ नया, कुछ यानी कि जो चीज़ें की पहले से ही लोग कर रहे हैं उसे थोड़ा सा अच्छे ढंग से करें।
develops managerial talent for future. Under decentralization, decision making authority is given even to the lower level managers. Decentralization में जो decision making authority है वो lower level managers को भी दे दी जाती है. In this way, by getting opportunities to take decision, knowledge and experience of all levels of managers increases. इससे क्या होगा कि जो सभी लेवल पर जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनको उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है डिसीजन लेने की. दिस डेवलप्स टैलेंट इन द मैनेजर्स टू बियर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फ्यूचर. इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर उन्हें कभी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़े तो ईजिली उन्हें एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है. नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग. द बर्डन ऑफ ऑल मैनेजरियल डिसीजन इज नो मोर कन्फाइंड टू सम लिमिटेड पीपल बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी पीपल. अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी कैरेक्टर 6 में कि जो पर्सन मतलब जिसे कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, मतलब कि कोई भी पर्सन है मतलब या लोअर लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर है, अगर वो किसी भी सिचुएशन को फेस कर रहा है तो वो अपने डिसीज़न खुद लेगा. तो जब अपने डिसीज़न हर कोई खुद ही ले रहा है और खुद ही उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहा है यानी कि लागू कर रहा है, तो जो भी डिसीज़न ले जाएंगे वो क्विकली यानी कि जल्दी लिए जा सकेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. द बर्डन ऑफ जैसे सभी जो मैनेजर्स का बर्डन है वो केवल अपने तक ही सीमित है, यानी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में बट गया है काम तो सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा ही काम आएगा. दिस नॉट ओनली लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग. इससे सिर्फ ना तो क्विक डिसीजन लिए जाएंगे बल्कि जो डिसीजन लिए जाएंगे वो अच्छे लिए जाएंगे. ऑल्सो रिजल्ट्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग. अच्छे डिसीजन लिए जा सकेंगे. ऑल द पीपल आर वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देयर यूनिट और डिवीजन एंड फॉर दिस रीजन दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग बेस्ट पॉसिबल एंड क्विक डिसीजन. देखिए सभी जो पर्सन हैं मतलब जो एक डिवीजन में काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि उनके यूनिट में या उनके डिवीज़न में या उनके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं या उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, तो इसलिए वो जो डिसीज़न लेंगे वो अच्छा डिसीज़न लेंगे और जल्दी ही ले पाएंगे. रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट. अब टॉप मैनेजमेंट क्या हो गई? बर्डन फ्री हो गई. उनके ऊपर से बहुत सारा बोझ हट गया. वो केवल अपने यानी कि जो मोर इंपॉर्टेंट डिसीजंस है केवल वही लेंगे, मतलब स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे, फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, फाइनेंस वगैरह का मतलब जो भी सोच के रखेंगे किस तरह से. तो ये सब चीज़ें अब टॉप लेवल मैनेजर्स पर रह जाएंगी. लेस इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो उन्होंने क्या कर दिए? डेलीगेट कर दिए हैं. अंडर डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी रिलेटेड टू take monotonous decision is delegated to subordinates. As a result, top management relieves itself from tribal affairs and consequently the workload is quite reduced. अब देखिए जो लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिए हैं जिससे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो मैनेजर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? एक तरह से रिलीव हो जाएंगे और उनका जो वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा? इनकी काफ़ी वर्कलोड उनका रिड्यूस हो जाएगा. दिस सेव देयर वैल्यूएबल टाइम विच इज़ देन यूटिलाइज टू ब्राइटन द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन. अब जो उनका वैल्यूएबल टाइम है वो किस में यूज़ किया जा सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फ्यूचर अच्छा करने में और कोऑर्डिनेशन बनाने में. फैसिलिटेट्स ग्रोथ. अंडर डिसेंट्रलाइजेशन फुल लिबर्टी इज गिवन टू द सबॉर्डिनेट्स. सबॉर्डिनेट्स को पूरी लिबर्टी आज़ादी दी गई है. किससे रिलेटेड? डिसीजन लेने से रिलेटेड. दिस सिचुएशन इनकलकेट्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सबॉर्डिनेट्स. इससे क्या होगा? जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो लेने की एक तरह से सेंस है वो बढ़ जाएगी, इनकी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे हमारे सबॉर्डिनेट्स. दस दे मेक एफर्ट टू अचीव और शो बेटर रिजल्ट्स. अब देखिए जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो आप चाहेंगे कि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए. तो सभी सबॉर्डिनेट्स भी यही चाहेंगे कि अब जब सारा मतलब मेरे हाथ में मेरे कंट्रोल में है तो वो चाहेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए ताकि टॉप लेवल मैनेजर्स उनकी प्रेज करें. दिस थिंकिंग गिव्स ऑरिजिन टू द डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिवनेस. इन सच अ सिचुएशन एवरीबडी ट्राइज टू परफॉर्म बेटर देन द अदर. एज अ रिजल्ट डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड पॉसिबल. देखिए जब हर डिपार्टमेंटल मैनेजर यानी कि हर डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या चाहता है? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहता है ताकि उसकी जो इमेज है टॉप लेवल मैनेजर्स के सामने वो अच्छी हो जाए. तो इससे क्या होगा? हर डिपार्टमेंट में कॉम्पिटिशन हो जाएगा. हर एक पर्सन जो है हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं. इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगी क्योंकि हर एक पर्सन फुल डेडिकेशन से काम कर रहा है. Next is better control. Decentralization helps to decisively evaluate the work performance at all levels and even make possible to fix accountability. Decentralization से क्या होगा कि हर एक डिपार्टमेंट की पर्सन को जो काम दिया है उनको इवेल्यूएट करना यानी कि चेकआउट करना ईजी हो जाएगा, इंस्पेक्ट करना ईजी हो जाएगा और अकाउंटेबिलिटी भी ईजिली फिक्स की जा सकती है. तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट फॉर अटेनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव कैन बी एसर्टेन. यानी कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हर एक डिपार्टमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा, इसे हम क्या कर सकते हैं
एसेस कर सकते हैं, यानी कि जान सकते हैं। दिस सिचुएशन इज़ जस्ट लाइक अ चैलेंज फॉर एवरी डिपार्टमेंट। ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक तरह से मतलब चैलेंज है। मैनेजमेंट अडॉप्ट्स अ गुड कंट्रोलिंग पॉलिसी टू फेस दिस चैलेंज। मतलब जो मैनेजर्स हैं जिनको अथॉरिटी वगैरह दी गई है वो गुड कंट्रोलिंग पॉलिसी, अच्छी कंट्रोलिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करते ताकि वो इस चैलेंज को क्या कर सके, फेस कर सके। मतलब हर डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या चाहेगा कि मेरे अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर मेरा फुल कंट्रोल हो ताकि परफॉर्मेंस बेस्ट हमारी जा सके। नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में हमें कंपैरिजन बताया है, यानी कि डिफरेंस बताया है। फर्स्ट इज नेचर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इनेविटेबल एंड वर्क कैन नॉट प्रोसीड इन इट्स एब्सेंस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, इनेविटेबल मतलब ज़रूरी है, नेसेसरी है, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो नेसेसरी नहीं है, वर्क कैन प्रोसीड इन इट्स एब्सेंस, इसके एब्सेंस में भी हमारा काम जो है वो चल सकता है। फ्रीडम इन एक्शन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो फ्रीडम दी जाती है वो कम दी जाती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम होगी, और डिसेंट्रलाइजेशन में जो फ्रीडम है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ज़्यादा होगी। फिर से पढ़ते हैं, फ्रीडम इन एक्शन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए बताया लेस फ्रीडम। अंडर दिस इवन आफ्टर डेलीगेटिंग अथॉरिटी हैज़ फुल कंट्रोल ऑन हिज सबऑर्डिनेट। यानी कि अथॉरिटी दे दी जाने के बाद भी सुपीरियर का सबऑर्डिनेट पर पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या बताया, अंडर दिस मोस्ट ऑफन डेलीगेटर लूजेस द कंट्रोल ऑन हिज सबऑर्डिनेट। मतलब ऑलमोस्ट सिचुएशंस में, ऑलमोस्ट डिसेंट्रलाइजेशन की सिचुएशंस में क्या होता है कि एक बार जब अथॉरिटी दे दी तो उसके बाद जो सुपीरियर है वो अपना कंट्रोल खो देता है सबऑर्डिनेट पर। नेक्स्ट इज स्टेटस। दिस इज अ प्रोसेस डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यानी कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, हमने पढ़ा था कि वो नेसेसरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम वर्क का डिवाइडेशन कर रहे हैं, काम का विभाजन कर रहे हैं। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो किसकी वजह से अराइज होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो हमें पता है वर्क का डिवाइडेशन के, इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अराइज हुआ। अब डिसेंट्रलाइजेशन किसकी वजह से अराइज होता है, जनरेट होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन जनरेट होता है। दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय हायर ऑफिशियल्स। जो हायर ऑफिशियल्स हैं मतलब जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो अगर इस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन वाली तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्कोप। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिपिक्ट्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज वाई इट्स स्कोप इज लिमिटेड। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो लिमिटेड, कम की जाती है। तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का स्कोप है वो लिमिटेड है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप है दिस डिपिक्ट्स ब्रोडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज़ वाई इट्स स्कोप इज़ ब्रोड। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी है डिसेंट्रलाइजेशन में वो ज़्यादा होगा, ब्रोडर होगा, तो इसलिए जो स्कोप है डिसेंट्रलाइजेशन का वो ब्रोड होता है, वाइड होता है। पर्पज़, द पर्पज़ इज़ रिडक्शन ऑफ वर्कलोड ऑन एन ऑफिसर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पर्पज़ क्या है कि जो ऑफिसर का या सुपीरियर का जो वर्कलोड है उसे कम किया जा सके। और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पज़ है, द पर्पज़ इज़ एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो अथॉरिटी का लेवल है उसे बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग के लिए पावर जो हम डेलीगेट कर रहे हैं उसको एक्सपेंड कर दिया जाए। तो ये था हमारा चैप्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।